आज की हमारी बातचीत एक ऐसे खिलाड़ी पर है जो अब तक तो शांत बैठा था, लेकिन अब उसने एक साथ 4 बड़े दांव चल दिए हैं। बात हो रही है जियो ब्लैक रॉक की, और उनके नए फंड्स ने बाजार में सच में खलबली सी मचा दी है। बिल्कुल खलबली तो है। कुछ महीने पहले पैसिव फंड से उन्होंने काफी चुपचाप सी एंट्री ली थी। हाँ, और अब अचानक सेबी से 4 नए और बहुत अलग तरह के एक्टिव फंड्स को मंजूरी मिल गई है। ये मुझे सिर्फ एक लॉन्च नहीं, ये एक ऐलाने जंग जैसा लग रहा है। सही कह रही हैं आप। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये जो 4 नए फंड्स हैं, क्या ये सिर्फ प्रोडक्ट्स की लिस्ट बढ़ाने की कोशिश है, या इनके पीछे कोई गहरी सोची समझी रणनीति काम कर रही है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये बाजार के लिए बहुत बड़ी खबर है और इसे सिर्फ 4 नए फंड्स की तरह देखना वो एक गलती होगी। अच्छा। ये जियो ब्लैकरॉक की भारत को लेकर जो महत्वाकांक्षा है उसका सीधा सीधा सबूत है। उन्होंने पहले लिक्विड और इंडेक्स फंड से आप कह सकते हैं पानी की गहराई नापी। एक तरह से मार्केट को टेस्ट किया। बिल्कुल। और अब जब उन्हें अंदाजा हो गया है तो वो पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। ये उनके विस्तार की कहानी का अगला और शायद सबसे दिलचस्प अध्याय है। दिलचस्प, हाँ, क्योंकि ये चारों फंड्स एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग हैं। एक तरफ बिल्कुल सुरक्षित माने जाने वाले फंड्स हैं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा फंड है जिसमें जोखिम की शायद कोई सीमा ही नहीं। लगता है इन्होंने हर तरह के निवेशक के लिए एक जाल बिछाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे अनोखे नाम वाले फंड से, आर्बिट्राज फंड। सुनने में तो बड़ा भारी भरकम लगता है ये नाम भारी भरकम है, पर इसका जो काम करने का तरीका है वो बड़ा सीधा और मजेदार है। इसका जो मूल सिद्धांत ये है कि किसी भी चीज की कीमत हर जगह एक होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो बस उस छोटे से अंतर से मुनाफा कमा लो। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एक ही कंपनी का शेयर एनएसई पर 2,000 रुपए का मिल रहा है। ठीक है। और ठीक उसी वक्त बीएसई पर वो 2,001 रुपए का बिक रहा है। सिर्फ 1 रुपए का मामूली फर्क? बिल्कुल। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो एनएसई पर हजारों शेयर 2,000 रुपए में खरीदेगा और उसी पल मतलब उसी मिलीसेकंड में उन्हें बीएसई पर 2,001 रुपए में बेच देगा। 1 मिनट, आपने कहा मिलीसेकंड, तो ये काम कोई इंसान तो नहीं कर रहा होगा? नहीं नहीं, ये तो किसी सुपरफास्ट कंप्यूटर का काम लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर तो सारा खेल है। ये सब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT एल्गोरिदम्स कर रहे हैं। अच्छा। ये ऐसे सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो बाजार को लगातार स्कैन करते रहते हैं, और जैसे ही कीमत में बाल बराबर भी अंतर दिखता है वो तुरंत सौदा कर लेते हैं। ये दिन में ऐसे हजारों लाखों सौदे करते हैं और वो एक एक रुपया जुड़कर एक बड़ा मुनाफा बन जाता है। तो क्या ये कहना सही होगा कि आर्बिट्राज फंड असल में एक फाइनेंस फंड से ज्यादा एक टेक्नोलॉजी फंड है? मतलब इसकी सफलता मैनेजर की सूझबूझ से ज्यादा उसके एल्गोरिथम की ताकत पे निर्भर करती है? काफी हद तक हाँ। इसमें जोखिम लगभग शून्य होता है, क्योंकि खरीद और बिक्री एक साथ हो रही है तो बाजार के उतार चढ़ाव का कोई असर ही नहीं पड़ता। ये एक तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बाजार की छोटी छोटी खामियों से पैसा बनाना है। ये उन निवेशकों के लिए है जो एफडी से थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहते हैं लेकिन इक्विटी बाजार का कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। तो आर्बिट्राज फंड तो हुआ एक स्मार्ट और कम जोखिम वाला खेल, लेकिन हर निवेशक इतना सुरक्षित भी नहीं चलना चाहता। सही बात है। यहीं पर शायद इनके दूसरे 2 फंड्स आते हैं जो सुरक्षा और रिटर्न के बीच एक संतुलन बनाते हैं। इनके नाम बहुत मिलते जुलते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन और लो ड्यूरेशन फंड। क्या ये वाकई इतने अलग हैं? नाम मिलते जुलते हैं क्योंकि दोनों एक ही परिवार के हैं, डेट फंड्स। यानी ये अपना पैसा शेयर बाजार में नहीं बल्कि कंपनियों या सरकार को उधार देकर ब्याज कमाते हैं। तो इनमें इक्विटी जैसा रोज का उतार चढ़ाव नहीं होता। तो ये एक तरह से बैंक एफडी के कजिन्स हो गए। हाँ हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी वाले कजिन्स। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुत कम समय के लिए पैसा लगाता है, करीब 3 से 6 महीने। ओके। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पता है कि उन्हें कुछ महीनों में पैसे की जरूरत पड़ सकती है, जैसे किसी त्योहार के खर्च के लिए, या शायद बच्चे की स्कूल फीस के लिए पैसा अलग रखना हो। बिल्कुल। वहीं लो ड्यूरेशन फंड का नजरिया थोड़ा सा लंबा होता है, 6 से 12 महीने का, और जो सोर्स हम देख रहे हैं वो बताते हैं कि ये अपना पैसा बहुत ही मजबूत टॉप रेटेड कंपनियों को उधार देते हैं। मतलब? जैसे AAA रेटेड कंपनियां। जब आप देश की सबसे मजबूत कंपनियों को उधार देते हैं तो डिफॉल्ट का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। साल के अंत के प्लान के लिए ये तो काफी साफ है। लेकिन अब आते हैं चौथे फंड पर, जो इन सब से बिल्कुल अलग खड़ा है,
सेक्टर रोटेशन फंड, इसका नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई हाई स्पीड रेस चल रही हो। और ये है भी वैसा ही। ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न इक्विटी फंड है। यहाँ फंड मैनेजर वो शांत बैठकर इंतजार नहीं करता, वो एक शिकारी की तरह बाजार के ट्रेंड्स पर नजर रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि फंड मैनेजर ये अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि आने वाले समय में कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। जैसे उसे लगता है कि पिछले 6 महीने से बैंकिंग सेक्टर बहुत चल गया, अब उसकी ग्रोथ धीमी हो सकती है, लेकिन सरकार के नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से अब सीमेंट और स्टील कंपनियों का समय आने वाला है। तो वो सारा पैसा बैंकिंग शेयरों से निकालकर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में लगा देगा? बिल्कुल, वो लगातार सेक्टर बदलता रहता है, कभी आईटी, कभी फार्मा, कभी ऑटो। लक्ष्य होता है बाजार के हर चक्र का फायदा उठाना। जो लहर ऊपर उठ रही है बस उस पर सवार हो जाना। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में जितना आकर्षक लगता है उतना ही खतरनाक भी तो है। सेक्टर रोटेशन का इंडस्ट्री में ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है? क्या फंड मैनेजर वाकई बाजार को हर बार सही सही टाइम कर पाते हैं, या ये बस एक अच्छा मार्केटिंग गिमिक है जो ज्यादातर फेल होता है? ये बहुत ही वैलिड सवाल है। सच तो ये है कि ये एक दो-धारी तलवार है। अगर फंड मैनेजर का अनुमान सही बैठा तो ये फंड बाकी सारे फंड्स को रिटर्न में मीलों पीछे छोड़ सकता है। अच्छा। लेकिन अगर एक दो बार भी अनुमान गलत हो गया तो नुकसान भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसीलिए सोर्स साफ साफ कहता है कि ये फंड हर किसी के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? इसमें वही पैसा लगाए जिसके पास कम से कम 8 से 10 साल का समय हो और जिसे रातों रात अपने निवेश को 20-30% नीचे देखने की हिम्मत हो। मतलब या तो आप हीरो बनेंगे या फिर जीरो, इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं है। कह सकते हैं। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। एक तरफ टेक्नोलॉजी पर चलने वाला लगभग शून्य जोखिम वाला आर्बिट्राज फंड, दूसरी तरफ कम जोखिम वाले शॉर्ट और लो ड्यूरेशन फंड्स, और तीसरी तरफ बहुत ज्यादा जोखिम वाला सेक्टर रोटेशन फंड। ये तो एक पूरी दुकान खोलने जैसा है। पर सवाल ये है कि अभी क्यों? इस वक्त जब बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर है, तब इतने सारे फंड्स एक साथ लॉन्च करने के पीछे की बड़ी रणनीति क्या है? यहाँ पर हमें जियो ब्लैकरॉक की असली सोच दिखती है। ये सिर्फ प्रोडक्ट लॉन्च नहीं है, ये क्लासिक लैंड एंड एक्सपैंड बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसे बड़ी सटीकता से लागू किया जा रहा है। लैंड एंड एक्सपैंड, इसे थोड़ा और समझाइए। लैंड वाला हिस्सा उन्होंने अपने पहले लॉन्च किए गए लिक्विड फंड से किया। लिक्विड फंड एक बहुत ही सुरक्षित और कम मार्जिन वाला प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसका फायदा ये है कि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां और अमीर निवेशक हजारों करोड़ रुपए बहुत कम समय में लगा देते हैं। ओके। जियो ब्लैकरॉक ने उस लिक्विड फंड के जरिए बहुत तेजी से एक बड़ा AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट खड़ा कर लिया। अच्छा, तो पहले उन्होंने एक आसान प्रोडक्ट से बाजार में अपनी जमीन बनाई, अपनी ऑपरेशनल टीम को टेस्ट किया और निवेशकों का भरोसा जीता। बिल्कुल, वो उनका बीचहेड था। अब जब वो लैंड कर चुके हैं तो अब बारी है एक्सपैंड करने की। अब वो उस भरोसे और शुरुआती पूंजी का इस्तेमाल करके ज्यादा मार्जिन वाले एक्टिव फंड्स लॉन्च कर रहे हैं। वे हर तरह के निवेशक को अपनी ओर खींचना चाहते हैं। जो सुरक्षित रहना चाहता है उसके लिए डेट फंड्स हैं, और जो बड़ा रिटर्न चाहता है उसके लिए सेक्टर रोटेशन फंड है। एग्जैक्टली। वे किसी भी ग्राहक को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहते। और बाजार के ऊंचे स्तर पर होने का क्या ये एक जोखिम नहीं है? अक्सर कहा जाता है कि जब सब लालच कर रहे हों तो आपको डरना चाहिए। देखिए, सोर्स इस पर एक दिलचस्प नजरिए से बात करता है। फंड कंपनियों के लिए ऊंचा बाजार लॉन्च करने का सबसे अच्छा समय होता है। ऐसा क्यों? जब रिटेल निवेशक हर तरफ से अच्छे रिटर्न की कहानियां सुन रहे होते हैं, किसी का पैसा डबल हो गया, किसी ने SIP से लाखों बना लिए, तो उनका उत्साह चरम पर होता है। सही बात है। वे नए निवेश के लिए सबसे ज्यादा खुले होते हैं। कंपनियां इसी माहौल का फायदा उठाती हैं। तो क्या ये सिर्फ बाजार के माहौल की बात है, या फिर ये IDFC या नावी जैसे जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं उनके दबाव का नतीजा भी है? क्या जियो ब्लैकरॉक को लग रहा है कि अगर अभी पूरी रेंज नहीं उतारी तो वो इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण एंगल है। भारतीय म्यूचुअल फंड बाजार में अब बहुत भीड़ हो गई है। नए नए फिनटेक खिलाड़ी आ रहे हैं जो कम लागत और बेहतर टेक्नोलॉजी का वादा कर रहे हैं। ऐसे में जियो ब्लैकरॉक सिर्फ एक दो प्रोडक्ट्स के साथ एक कोने में नहीं बैठा रह सकता। उन्हें ये दिखाना होगा कि वे भी एक फुल सर्विस एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ये सिर्फ बिजनेस बढ़ाने की बात नहीं है, ये अपनी पहचान बनाने और बाजार में वो प्रासंगिक बने रहने की लड़ाई भी है। और इसमें जियो का अपना जो विशाल इकोसिस्टम है, करोड़ों टेलीकॉम और रिटेल ग्राहक, वो क्या भूमिका निभा सकता है? क्या उनकी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा उस डेटा और पहुंच का फायदा उठाना भी है? निश्चित रूप से।
ये जियो का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का हो सकता है। अच्छा। सोचिए, उनके पास करोड़ों लोगों का डेटा है। वे जानते हैं कि कौन कहाँ खर्च कर रहा है, किसकी आय कितनी है। वे अपनी जियो मनी या माई जियो ऐप के जरिए सीधे इन करोड़ों लोगों तक अपने फंड्स पहुंचा सकते हैं। मतलब जो काम करने में दूसरी कंपनियों को सालों लग जाते हैं, हाँ, यानी ग्राहकों तक पहुंच बनाना। वो काम जियो शायद कुछ ही महीनों में कर सकता है। बिल्कुल, ये उनकी विस्तार की रणनीति को कई गुना तेज कर सकता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये निकल रहा है कि जियो ब्लैक रॉक का ये कदम सिर्फ 4 नए फंड्स का लॉन्च नहीं है, ये एक बहुआयामी हमला है। कह सकते हैं। एक तरफ हर तरह के निवेशक को लुभाने के लिए प्रोडक्ट्स की पूरी रेंज, दूसरी तरफ बाजार के सकारात्मक माहौल का फायदा उठाने की टाइमिंग, बिल्कुल। और सबसे बढ़कर अपने विशाल इकोसिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करके बाजार पर छा जाने की एक सोची समझी योजना। बिल्कुल। वे सिर्फ एक और म्यूचुअल फंड कंपनी बनकर नहीं रहना चाहते, वे टेक्नोलॉजी, स्केल और ब्रांड की ताकत को मिलाकर इस इंडस्ट्री के नियमों को फिर से लिखना चाहते हैं। ये कदम दिखाता है कि शुरुआती चरण के बाद अब कंपनी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और भारतीय निवेश बाजार में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है और इसने हमें सोचने के लिए एक बड़ा सवाल भी दिया है। हाँ, सोर्स का विश्लेषण हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब बाजार अपने चरम पर होता है और हर तरफ से नए फंड ऑफर्स यानी NFOs की बाढ़ आ जाती है, तो एक निवेशक को क्या सोचना चाहिए? क्या इस ऊंचे बाजार में एक बिल्कुल नए NFO में पैसा लगाना बेहतर है, ये सोचकर कि ये एक नई शुरुआत है, या फिर किसी पुराने और स्थापित फंड में निवेश करना ज्यादा समझदारी है, जिसका सालों का अच्छा बुरा हर तरह के बाजार का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद हो? और इससे जुड़ा एक और गहरा सवाल, जैसे जैसे जियो जैसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन खिलाड़ी बाजार में आ रहे हैं, क्या निवेश का भविष्य बदल रहा है? क्या आने वाले समय में फंड चुनना एक स्टार फंड मैनेजर की काबिलियत पर आधारित होगा, या फिर ये फैसला बेहतर एल्गोरिदम, बड़े डेटा और एक शक्तिशाली इकोसिस्टम के आधार पर किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना होगा।